हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। After they were gone, there were no children left. You will be subject to injury, exhaustion. I understand. Before the Empire had spaces, these older ships needed something with massive processing power to navigate their jumps. Anyone who says that it is would be guilty of sin themselves. Bye, Harry. Goodbye, Gail. Calculate journey to the Blue Drift, to St. Axe. I know that you have a soul. But the one who forces you to do this, who so cruelly tests your faith and your loyalty to me, he is a soulless man. Louis. We're jumping. Seeing nothing. I would not wish that emptiness on anyone. तो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 9 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत हमें सैल के बचपन में ले जाती है, जहां वो अपने पिता से जानती है कि सारे ग्रहों के लोग एक ही ग्रह पृथ्वी से आए हैं, और वो अपने पिता से पूछती है कि जब हम लोग एक ही जगह से आए हैं तो हम एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और वो उसे बताते हैं कि इंसान होना बहुत ज्यादा जटिल है और हमारी ओरिजिन और हमारा अंधविश्वास एक जैसा है, लेकिन ये जब हम पे हावी हो जाता है तो हमारे सोचने की शक्ति और हमारी भावनाएं और हमारी सोच कभी कभी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। और इसी वजह से कुछ लोगों को विश्वास हो गया था कि साम्राज्य के लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और सैल उन्हें बताती है कि इसी वजह से उन्होंने स्टार ब्रिज को नष्ट कर दिया। और उसके पिता उसे बताते हैं कि कुछ न करने वाले लोग अंत में हिंसा का रास्ता ही चुनते हैं, और उसके पिता उसे समझाते हुए बोलते हैं कि उस स्टार ब्रिज के ब्लास्ट में लाखों लोग मारे गए थे और साम्राज्य ने एनेक्रियन और थेस्पिस पर उससे ज्यादा लोगों को मार डाला, और इस कत्लेआम के खेल में किसी की भी जीत नहीं हुई। और अतीत में आपका बर्ताव ही आपको ये बता सकता है कि भविष्य में आपके साथ कैसा बर्ताव होगा। और हमें ये दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक गलत फैसले की वजह से कितना कुछ बर्बाद हो सकता है और किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और हम इन्विक्टस शिप पे देखते हैं कि सैल के सिवा जंप की वजह से सभी लोग धीरे धीरे करके बेहोश हो रहे हैं, और जंप के पहले के दृश्य को दिखाते हुए शिप का जंप कंप्लीट हो जाता है। और जब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद सैल उठती है तो वहाँ के नज़ारे को देखकर उसे मालूम चलता है कि वो फिर से अपने घर यानी कि टर्मिनस पे आ गई है। और जब उसे लुइस का ख्याल आता है तो वो आगे बढ़ते हुए देखती है कि लुइस ने मरने से पहले शिप से अपने आप को कनेक्ट कर लिया था, और उसकी कुर्बानी की वजह से ही वो टर्मिनस तक पहुंची है। और फिर हम देखते हैं कि सैल उसके गम में रोते हुए उसकी मुट्ठी को खोलकर अपना सिक्का ले लेती है, और हम देखते हैं कि अभी भी फारा और रोवन बेहोश पड़े हुए हैं। और जब शिप के कमांड का यूज करते हुए टर्मिनस कंट्रोल में संपर्क करने की कोशिश करती है तो वहां पे उसका संपर्क नहीं होता है। और थेस्पियन लेंसर के शिप को देखने के बाद उनसे कनेक्ट करते हुए यानी कि ह्यूगो के शिप से कनेक्ट करते हुए उसे या एम्पायर के लोगों को यहाँ की लोकेशन बता देती है, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जंप करने से पहले एम्पायर के लोग वहां पर आ गए थे। और फिर हम देखते हैं कि सैल टर्मिनस पे मौजूद पैगर टर्मिनल को देखती है, और इधर हम देखते हैं कि ब्रदर डॉन अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हुए यहाँ से बाहर भागने के लिए सभी रास्तों को जान लेता है। और जब ब्रदर डॉन उससे कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता तो वो उससे बोलती है कि मैं कोई वादा नहीं करती कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डॉन ब्रदर डक्स से मिलता है, और यहाँ की कलाकृति की हिस्ट्री बताने के बाद वो उसे उसके द्वारा मारे गए 3 गिली रैप्टर्स को दिखाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इस चित्र को देख रहे हो। और हम पिछले एपिसोडों में देख चुके हैं कि ब्रदर डॉन ने शिकार के वक्त पूरे 6 गिली रैप्टर्स मारे थे, लेकिन ब्रदर डक्स से डरते हुए उसने 3 का ही जिक्र किया था। और उसके हाँ करने के बाद ब्रदर डक्स उससे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें प्रथम क्लियोन की मानता है, लेकिन हमारे शिकार के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारे अंदर कुछ और भी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गौरवशाली इस पल पर फिर से विचार करो, और मुझे इस बारे में जानने में कोई भी जल्दी नहीं है, इसलिए पूरी बारीकी से इस पर ध्यान देना। और हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद
जब वो कलर ब्लाइंडनेस के मशीन को लगाता है तो उसे 3 चिड़ियों की जगह 6 गिली बर्ड्स दिखाई देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि उसी एपिसोड में शैडो हंटर ने उसके द्वारा फेंके गए चिड़ियों को या गिली बर्ड्स को ढूंढ लिया था और सारी चिड़ियों को देखने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि इस चीज को जानने के बाद अपने सारे राज को झोले में भरकर पैक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि शैडो हंटर उसके मना करने के बावजूद भी ब्रदर डस्ट के ऑर्डर पे उसे ले जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद ब्रदर डॉन उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि उसके हर एक रास्ते पे एम्पायर की सेना या उसके सैनिक उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। और हम देखते हैं कि जब वो एंट्री गेट तक पहुंचता है तो उसे भी लॉक करने का आदेश दे दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि खंडरों के रास्ते से होते हुए पैलेस गेट तक पहुंच जाता है और अंडरग्राउंड के रास्ते होते हुए वो स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नीचे जाते हुए और फिसलते हुए वाटर साइकिलिंग के अंदर पहुंच जाता है। और फिर वाटर साइकिलिंग होने की वजह से वो उसे अंदर खींच लेता है। और इधर हम देखते हैं कि सैल स्पेस सूट को पहनकर इन्वर्टर से बाहर आते हुए टर्मिनल या शिप तक पहुंचने के लिए हवा में उड़ जाती है और फिर क्रैश लैंडिंग और गिरते पड़ते हुए और अपने को संभालने के बाद वहां तक पहुंच जाती है। और बैगर शिप को कमांड देने के साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पानी में गोते खाने के बाद नीचे पहुंच चुका है। और फिर हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए एक गरीब को अपना रक्षा कवच देते हुए उससे उसकी जैकेट ले लेता है। और इधर हम देखते हैं कि कोई शिप या मलबा सैल की तरफ बढ़ रहा है और सैल उस पे हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। और तभी उसे ह्यूगो की आवाज सुनाई देती है। और उसके आने के बाद और झप्पी और पपी की बरसात करने के बाद और उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि थेस्पियन कमांड से संपर्क करने के बाद उनके एक लैंसर्स ने मेरी यहाँ तक आने में मदद की है। और ह्यूगो से बातचीत करते हुए वो उसे बताती है कि वो वॉल्ट की वजह से किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रही है। और वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि वो और भी बड़ा हो गया है, या फिर मैं कहूँ उसका क्षेत्र या उसकी रेंज और ज्यादा तेज हो गई है और लगता है कि पूरे ग्रह को उसने घेर लिया है। और ह्यूगो उसे बोलता है कि अगर इसकी वजह से सब लोग नीचे मर चुके हैं तो हमारा जाना वहाँ बेकार है और क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं। और ह्यूगो के लाख समझाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सैल अपना इरादा नहीं बदलती है और फिर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ब्रदर डॉन ट्रेन में बैठकर वहाँ से दूर जा रहा है और स्टेशन के नजारे को देखने के बाद और उसे याद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और फिर उससे मिलने के बाद और झप्पी पपी करने के बाद जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है तो अजूरा उस पे हमला बोल देती है और उससे बच से बचाते हुए वो नीचे कूद जाता है। और जब गिरते पड़ते हुए शहर के अंदर भागने लगता है तो उसके आदमी उसे बेहोश करके पकड़ लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब ह्यूगो अपने साथियों को लेकर इन्विक्टी शिप पे जाता है तो वहाँ पे उसे सिर्फ रोवन मिलता है। और फिर हम इधर देखते हैं कि सैल अपने शिप को लेकर टर्मिनस पे उतर जाती है। और जब वो शहर के अंदर पहुंचती है तो बहुत से लोग बेहोश होकर या अपनी जान गंवाकर बिखरे हुए हैं। और जब वो वॉल्ट तक पहुंचती है तो बच्चों की मंडली के साथ साथ उसकी माँ भी बेहोश पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि उसकी माँ के हाथ में हैरी सेल्डन का प्राइम रेडिएंट पड़ा हुआ है। और जब उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो उस प्राइम रेडिएंट को खोल नहीं पाती। और ध्यान लगाने के साथ ही हम उसके सपनों में देखते हैं कि सबसे पहले वो हैरी और गेल डॉर्नी की पहली मुलाकात को देखते हुए उसे खोलने के बारे में सीखती है। और फिर हम देखते हैं कि जेरल के द्वारा दी गई प्राइम रेडिएंट को जब गेल डॉर्नी चेक कर रही होती है तो उस पल में भी जाकर उसे खोलने की ट्रेनिंग लेती है। और जब सैल उसका यहाँ पे इस्तेमाल करती है तो वॉल्ट ओपन हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके होश में आने लगते हैं। और फिर अपनी माँ के साथ मुलाकात करने के बाद उसकी माँ उसे बताती है कि उसमें एक दरवाजा है। और इधर हम देखते हैं कि रोवन को गिरफ्तार करके वो लोग अपने शिप पे ले आए हैं। और उसका कमांडर ह्यूगो को बताता है कि वो जल्दी टर्मिनस पे उतरने वाले हैं। और जब उनका कमांडर दूसरे शिप के लेंसर से बातचीत कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि फारा उनके ऊपर बंदूक तान कर खड़ी होती है और शिप के असली ड्राइवर के बारे में जानने के बाद दूसरे शख्स को मार डालती है और उससे शिप का कमांड लेने के बाद उसका भी काम तमाम कर देती है। क्योंकि हम पिछले एपिसोडों में जान चुके हैं कि कोई भी शिप सिर्फ अपने कमांडर की बात मानती है। और इधर हम देखते हैं कि जब ब्रदर डॉन को होश आता है तो उसके हाथ की
नैनोबाइट्स को निकालने की तैयारी की जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा क्लोन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद नैनोबाइट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि वो भी एक डॉन का क्लोन है और वो उसे बताता है कि बहुत सालों पहले ही उसके लोग प्रथम क्लियोन के डीएनए को चुराने में कामयाब हो गए थे और इस दिन के लिए उन्होंने बहुत सालों तक का इंतजार किया है। और अजूरा के आने पे वो उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो उसे बताता है कि ये खेल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरी आकाशगंगा और ग्रहों के लिए और उन लोगों के बारे में है जो लोग ना चाहते हुए भी एम्पायर के गुलाम है। और वो उसके सामने अपनी प्रैक्टिस और उसके जैसा होने का नमूना भी देता है। Practicing? What are you talking about? Practicing? What are you talking about? और जब वो उसे बताता है कि वो उसकी जगह लेकर महल में जाने वाला है तो ब्रदर डॉन उसे बताता है कि वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि जब वो जानेंगे कि तुम में बहुत सारी कमियां हैं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो उसे बताता है कि मेरे में कोई भी कमी नहीं है और ना ही मैं कलर ब्लाइंड हूँ और ना ही मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ और मैं पूरी तरह से प्रथम क्लियोन की कॉपी हूँ। और वो उसे बताता है कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके डीएनए में छेड़छाड़ करके उसमें ये सारी कमियां डाली थी और हमें तब तक रुकना पड़ा जब तक कि तुम खुद महल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो गए। और ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि ब्रदर डॉन के घाव भरते नहीं हैं, लेकिन उसके घाव भर जाते हैं। और जब वो लोग ब्रदर डॉन को ले जाने लगते हैं तो एम्पायर के लोग वहां पे हमला कर देते हैं। और नकली डॉन का काम तमाम करने के बाद शैडो हंटर अजूरा की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी नाटक की तारीफ करने के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ब्रदर डॉन के द्वारा बनाई गई तित्ती या ड्रोन महल छोड़ने से पहले उन्हें मैसेज भेजती थी और इसी वजह से उनके प्लान के बारे में पहले से ही मालूम था। और उसको मसलने के साथ ही ब्रदर डस के आदेश पे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्रदर डॉन ब्रदर डे के ना होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि ब्रदर डे अभी भी मेडन से वापस लौट रहा है। और इधर जब सेल वॉल्ट के पास जाने लगती है तो एनेक्रियन के लोग हमला करते हुए उसे रोक देते हैं। और जब फारा का जनरल उसकी मां से बहस करने लगता है तो यूगो और कमांडर की शिप वहां पे आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एनेक्रियन की सेना और यूगो के साथी आमने सामने हो जाते हैं और फिर जनरल अपना हथियार डाल देता है। और हम देखते हैं कि जब जनरल फारा के बारे में सेल से बातचीत कर रहा होता है तो फारा शिप लेकर उनके शिप पे हमला करते हुए उनका काम तमाम कर देती है। और फिर फारा उतरने के बाद अपने शिप को उनके ऊपर तान देती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें अपना हथियार डालना पड़ता है। और रोवन उसके तीर धनुष को छीनकर ले लेता है और सेल को वार्निंग देते हुए बोलती है कि अपने उस सिक्के को अपने जेब में ही रखना। और जब सेल उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो फारा अपने शिप का टारगेट बदलते हुए उसे टारगेट बना लेती है। और सेल उससे बोलती है कि मेरी बात खत्म होने के बाद तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो और या फिर तुम हम सभी को मार सकती हो। और इन्विक्टस की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलती है कि वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जो कि तुम्हारे लोग कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा ही है तो हम इसे नष्ट क्यों करें और क्यों ना हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और रोहन के पूछने पे वो उसे बताती है कि हम सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और हम सभी लोग इन्विक्टस को बांट सकते हैं और हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं और अपनी भावनाओं पे काबू रखते हुए हमें दिमाग से सोचना है। और जब फारा उसके पर बंदूक तानती है तो रोवन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और जब वॉल्ट खुलने लगता है तो फारा अपने शिप से उस पे हमला करने लगती है। और उसे रोकने के लिए सेल उसकी तीर धनुष को उठाकर उसे चलाते हुए उसके गले में छेद कर देती है। और हम देखते हैं कि फारा सभी के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है। और जब जनरल उसकी मौत देखने के बाद उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो रोवन उसे रोक देता है। और तभी हम देखते हैं कि वॉल्ट से हैरी सेल्डन निकलते हुए
बोलता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे देखकर मुझ में फिर से उम्मीद जगी है और हम शायद सच में सफल हो जाएं। और इसी वक्तव्य के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।